सो लॉ ऑफ मोशन ऑलरेडी 9-10 तक थोड़ा बहुत इसका बेसिक जो है हर स्टूडेंट को बताया जाता है, एंड दिस चैप्टर इज कंसिडर्ड एज द बेस फॉर मैकेनिक्स। मैकेनिक्स को डेवलप करना, साइंस को डेवलप करने का एकदम बेसिक्स जो है वो है लॉ ऑफ मोशन। इससे पहले हम लोग जो टॉपिक पढ़ते थे उसको हम लोग कहते थे काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में मैंने क्या बताया था आपको, वहां पर हम मोशन को स्टडी करते थे विदाउट इट्स कॉज। यहां पर हम मोशंस को स्टडी करेंगे विथ इट्स कॉज। कॉज ऑफ मोशन क्या है वो हमें स्टडी करना। बट ये सारी चीजें स्टडी करने से पहले एक चीज हमें, जो हमने वहां पढ़ा था, एक बार क्विकली रिकैप कर लेंगे। कोई मुझे बताएगा पॉइंट मास क्या होता है? व्हाट इज पॉइंट मास? मैंने बताया था, अगर कोई ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसके कंपैरेटिवली में उसका साइज नेग्लेजिबल अगर है, देन दैट ऑब्जेक्ट इज कंसिडर्ड एज अ पॉइंट। ठीक है। इसके अलावा अगर किसी का एक्चुअली में डायमेंशन बहुत छोटा है तो उसको भी हम पॉइंट मास बोल सकते हैं। तो ये पॉइंट मास ही एक्चुअली हम लोग मोशन में थ्रू आउट स्टडी करेंगे, तो ये याद रखना। दूसरी बात जो सबको जानता है, इनर्शिया। किसी को पता है इनर्शिया क्या होता है? एनीवन? कोई बताना चाहेगा? नो सर। इनर्शिया नहीं सुने हो लोग अभी तक? किसी ने नहीं सुना? सर सुना है सर, लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया क्या है? ओके, चलो इनर्शिया अगर नहीं सुने हो तो यहाँ पर कुछ, क्या ये एनिमेशंस दिख रहे हैं आप लोगों को? नहीं दिख रहे क्या? यस सर, दिख रहे हैं। नहीं, ये तो पिक्चर्स है, जस्ट मिनट। ओके, यहाँ पर सॉरी, ये पिक्चर्स ही है। सो ये पहला फिगर नंबर को ध्यान से देखो, फिगर नंबर 1। ऐसा घर पे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। सिंपल सा एक ग्लास के ऊपर एक कार्डबोर्ड का पेपर रखो या कार्डबोर्ड रखो और इसके ऊपर एक कॉइन रख दो, और फिर इस कार्डबोर्ड को अगर हम लोग बहुत तेजी से खींच के निकाले तो क्या होगा? तो इसके ऊपर जो ये कॉइन रखा गया है, ये इस कार्डबोर्ड के साथ आगे नहीं बढ़ेगा, ये यहीं पर खड़ा रहेगा और ये ग्लास के अंदर गिर जाएगा। क्या ऐसा कुछ देखा है आपने अभी तक? ऐसा होता है ना? रियल सा बात है। वैसे ही सपोज करो ये एक एम्बुलेंस है, इस एम्बुलेंस के ऊपर मैंने एक बक्सा रखा है और ये एम्बुलेंस चल रहा है। चलते चलते अगर एम्बुलेंस अचानक से रुके तो इसके ऊपर का बक्सा क्या होगा? गिर जाएगा। सामने की तरफ गिर जाएगा। ऐसा होता है। या इसके अलावा ऐसा होता है कि जब आप लोग बस में ट्रेवल करते हो, तो जब बस चलता है अचानक से, तो अगर आप सीट पे बैठे हो तो आपका लोअर पोर्शन जो है उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन आपका हेड और अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी जो है वो पीछे की तरफ मूव कर जाता होगा। और जब ब्रेक लगाता होगा गाड़ी वाला तो आपका अपर बॉडी सामने की तरफ मूव कर जाता है। ऐसा क्यों होता है? दिस इज अ बिग क्वेश्चन, व्हाई दिस हैपन। ये सब कुछ होता है बॉडी का अपना मास के वजह से। अगर किसी बॉडी में, यस, जो चीज जो मोशन में रहता है सर, वो वही मोशन में रहता है, वही तो इसीलिए। क्वेश्चन है, क्यों? अगर मोशन में है तो मोशन में क्यों रहना चाहता है? अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे क्यों रहना चाहता है? यही मैं पूछ रहा हूँ कि why? अगर कोई चीज रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहता है, अगर कोई चीज मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहता है, बिकॉज ऑफ द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, जो कि उसका मास भी होता है। तो उसके मास के वजह से, बॉडी के मास के वजह से बॉडी में एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऐड हो जाता है, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इनर्शिया। अगर किसी भी बॉडी में मास है तो उसके अंदर ये प्रॉपर्टी होगा ही होगा। आप उसको यहां पर रखो, स्पेस में ले जाओ, ठीक है, मून पे ले जाओ, मार्स पे ले जाओ, जुपिटर पे ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, हमारे अर्थ को छोड़ के कहीं भी ले जाओ, वहां भी उसके पास ये प्रॉपर्टी होगा। अगर किसी के पास मास है तो उसके अंदर इनर्शिया हो, दैट प्रॉपर्टी विच डोंट allow to change its state is called inertia. Is it okay or not? Inertia क्या है, समझ में आया? यस सर। Remember, inertia is not a physical quantity. This is very important.
इनर्शिया को ना हम एक्चुअली में माप नहीं सकते, कोई फिजिकल फॉर्मूला नहीं बना सकते, इसीलिए इनर्शिया को फिजिकल क्वांटिटी में नहीं कंसीडर किया जाता। लेकिन हम इतना जरूर कह सकते हैं कि ये इनर्शिया मास के ऊपर डिपेंड करता है। अगर बॉडी का मास ज्यादा होगा तो इनर्शिया ज्यादा होगा, मास कम होगा तो इनर्शिया कम होगा। और एज ए रिजल्ट अगर ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है तो इसका कोई यूनिट भी नहीं होगा और ना ही इसका कोई डायमेंशन होगा। Clear or not? Yes, sir. So inertia is what? Inertia is the inherent property of all body, by virtue of which they cannot change their state of rest or uniform motion along a straight line by their own property. That property is called inertia. ठीक है ना? ये सिंपल सी चीज है, रियल लाइफ में हम लोग इसको देखते हैं। इनर्शिया का आप एप्लीकेशन कहाँ करते हो पता है? कहाँ आप रोज अपने घर पे इसका एप्लीकेशन करते हो? कहाँ करते हो इसका एप्लीकेशन? आप अगर अपने कर्टेन से या बिस्तर से आपको अगर गंदगी हटाना हो तो आप क्या करते हो? उसको आप उसको हिला देते हो जोर से। उसके ऊपर लाठी से देखे होगे तुम लोग, वो कारपेट वगैरह जो होता है ना, गंदा कारपेट, उसको लाठी से मारा जाता है ऐसे पकड़ के, तो उसके अंदर की सारी गंदगी बाहर आ जाती है। सो वेयर देयर वी यूज द इनर्शिया, एक्चुअली उस पर जो डस्ट पार्टिकल है, हम लोग जब उसको जोर से पीटते हैं तो वो इनर्शिया की वजह से वहीं खड़े रहते हैं और हमारा जो कर्टेन है वो मूव कर जाता है। एज ए रिजल्ट वो गंदगी वहां से निकल जाता है। ये ऐसे यूज करते हैं हम इनर्शिया को रियल लाइफ में, ठीक है ना? और तुम लोग अगर अपना पढ़ाई में देखते हो तो दैट इज ऑल्सो इनर्शिया, क्योंकि इंसान बदलना नहीं चाहता है। तो चलो ये तो हो गया कॉमेडी का बात, ये रियल नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई टर्म नहीं है लाइफ में इनर्शिया का, जस्ट ऐसे ही मैंने कोट लिखा है। एक और टर्म आ जाता है हमारा नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, दैट इज लीनियर मोमेंटम, या समटाइम इसको नॉर्मली सिर्फ मोमेंटम ही लिखते हैं, नॉट लीनियर वर्ड नहीं हो तो सिंपल मोमेंटम बोल। मोमेंटम को पी से डिनोट किया जाता है, ठीक है? मोमेंटम समझने से पहले ये वीडियो जरा ध्यान से देखो। ये पहला वाला वीडियो जो है ये सबको ही पहचानता होगा। कहाँ का वीडियो है, किसी ने देखा है क्या? स्पाइडरमैन। यस, इट इज स्पाइडरमैन। क्या कर रहा है स्पाइडरमैन? एक चलता हुआ गाड़ी को रोकने का कोशिश कर रहा है, इतना ताकतवर इंसान, नीचे का देख रहे हो फ्लोर टूट जा रहा है, फिर भी गाड़ी नहीं रुक रहा है। और सेकंड वीडियो देखो नीचे, यहाँ पर एक पतली दुबली सी लड़की, ये अपने साइकिल को आराम से गिरने से रोक ले रही है अपने पैरों से। नाउ द क्वेश्चन इज, ऐसा क्यों? पहले केस में उस गाड़ी को रुकना इतना मुश्किल है, दूसरे केस में इसको रोकना इतना आसान है, ऐसा क्यों हो रहा है? एनी आइडिया, एनीवन? सर ऊपर वाला ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है और सर नीचे वाला ऑब्जेक्ट का मास कम है। ओके, और कुछ? एनीवन एल्स? बरखा ने कहा कि अगर मास ज्यादा होगा तो हमें उसको रोकने में बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। दैट इज ट्रू। और सर वेलोसिटी भी दोनों का बहुत डिफर करेगा। वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है कि वेलोसिटी भी अगर ज्यादा हो तो रोकना मुश्किल होगा। अगर तुम लोग सिर्फ मास बोलोगे ना कि मास अगर किसी ऑब्जेक्ट का कम है तो उसको रोकना आसान है, तो मैं बोलूंगा मैं बुलेट फायर कर रहा हूं तुम्हारे तरफ। ओके, मैं एक बुलेट लूंगा और फायर करूंगा तुम्हारे ऊपर गन से। बुलेट हार्डली 20 ग्राम का होता है, एक बुलेट 20 ग्राम का चीज है, आराम से रोक लोगे तुम लोग। लेकिन उसका वेलोसिटी इतना हाई होता है कि अगर उसको अपने हाथ से रोकने जाओगे तो क्या होगा? तुम्हारे हाथ को चीर के उस तरफ से चला जाएगा। सो टू स्टॉप अ बॉडी हमें जो एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ रहा है, दैट डिपेंड ऑन टू थिंग, वन इज मास, अनदर इज वेलोसिटी। दोनों पर डिपेंड कर रहा है। तो दोनों को अगर कॉम्बाइन कर दे तो एक नया प्रॉपर्टी आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड मोमेंटम, एंड मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। सो देखो यही लिखा है मैंने, लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेंट इन द बॉडी। किसी बॉडी में कितना मोशन कंटेंट है उसको सिग्निफाई करता है उसका लीनियर मोमेंटम। मैथमेटिकली मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी।
Clear? Second point, remember, Yes, sir. it is a vector quantity, it is not a scalar quantity. तो अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको हमें पता क्या है, मास तो स्केलर क्वांटिटी होता है ना, मास स्केलर वैल्यू है, वेलोसिटी वेक्टर है, तो इसको हम पी एम वी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते। ठीक है, उसके बाद जो अभी मैंने वीडियो दिखाया, उस वीडियो से हम ये सेकेंड पॉइंट बोल सकते हैं, इट इज द मेजर इन टर्म ऑफ द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप द बॉडी इन यूनिट टाइम। जिसको रोकने में जितना कम टाइम लगेगा मुझे, वो उसका मोमेंटम उतना कम है। यस और नो? क्लियर? सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम, और वेक्टर फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू एम वी, वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंटम इज वेक्टर क्वांटिटी। सो P का डायरेक्शन क्या होगा? अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन होना चाहिए ना, सो P का डायरेक्शन जो होगा वो होगा डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वही मोमेंटम का डायरेक्शन होगा। और इसका सीजीएस यूनिट क्या होगा एनीवन? और एसआई यूनिट, मास का एसआई यूनिट क्या होता है? केजी। kg मीटर पर सेकंड। यस, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, तो ये हो गया इसका एसआई यूनिट। सीजीएस यूनिट बोलोगे तो मास का सीजीएस यूनिट होता है ग्राम, और वेलोसिटी का होता है सेंटीमीटर पर सेकेंड। हो गया ये यूनिट। डायमेंशन मुझे निकाल के बताओ एवरीवन, फाइंड द डायमेंशन। सर M1 L1 T -2 -2 इज इट? सर m, सर m 10 l to the t -1, सर t -1 होगा सर। m1 l1 t। yes sir -1 -1। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं यहां से पूछूं कि अगर कोई दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट है, टू ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट मास, can two object of different mass have same momentum? क्या दो ऑब्जेक्ट अलग अलग मास के हो तो उनका मोमेंटम क्या सेम हो सकता है? यह है क्वेश्चन। यस और नो? yes sir सपोज ये छोटा सा ऑब्जेक्ट है और ये बड़ा ऑब्जेक्ट है, इसका मास स्मॉल एम लिखता हूं, इसका मास को कैपिटल एम लिखता हूं। ठीक है, इसका वेलोसिटी v1 है, इसका वेलोसिटी v2 है, तो इसका मोमेंटम मैं अगर p1 इज इक्वल टू m इंटू v1 लिखूंगा, इसका मोमेंटम p2 इज इक्वल टू m इंटू v2 लिखूंगा। ये दोनों मोमेंटम कब इक्वल होंगे जरा बताओ मुझे। सर जब वेलोसिटी सेम होगा, मतलब सर एक का ज्यादा होगा और एक का कम होगा तब। किसका वेलोसिटी ज्यादा होना चाहिए सेम होने के लिए? सर जो छोटे वाले ऑब्जेक्ट का अगर ज्यादा वेलोसिटी होगा और सेकेंड बड़े वाले ऑब्जेक्ट का कम वेलोसिटी होगा तो एग्जैक्टली बैलेंस हो जाएगा। जैसे ही तुम लोगों ने ये कहा, मैथमेटिक्स से भी हम इसको कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं? इसको इक्वेशन 1 लेंगे, इसको इक्वेशन 2 लेंगे, P1 must be equal to P2 for same momentum, so mv1 is equal to, sorry, yes, ये कैपिटल होगा, my mistake, capital M v2. So from here we clearly say that v1 is equal to capital M by small m into v2. ठीक है, देखो जो भी आप लोग कह रहे हो ना, वो मैथमेटिक्स भी वही भाषा बोलता है। तो यहां से मुझे क्या दिख रहा है कि पहले वाला का वेलोसिटी कैपिटल M बाई स्मॉल m टाइम्स ऑफ बड़े वाले का वेलोसिटी है। ऑब्वियसली कैपिटल M बड़ा है, स्मॉल m छोटा है। मान लो बड़ा वाला ऑब्जेक्ट है 100 kg का और छोटा वाला ऑब्जेक्ट है 1 kg का, तो देखो v1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 100 बाई 1 इंटू v2। मतलब पहले वाला का वेलोसिटी 100 टाइम्स होना चाहिए सेकेंड वाले का वेलोसिटी के कम। अभिजीत समझ में आया या नहीं? अंकिता यस सर। इतना लेट से क्यों ज्वाइन कर रही हो क्लास? सर मैं थोड़ा बाहर चली गई थी, आते आते लेट हो गया, सॉरी सर। नहीं समझ रहे लोग। डेविड समझ में आया सबको ये?
दो ऑब्जेक्ट का अगर Yes, हमें sir. लीनियर मोमेंटम फाइंड आउट करना हो तो हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं डायरेक्टली इक्वेट कर। तो ये सिंपल सा एक जीफ के थ्रू इसको समझ लिया हमने। अब अगर हमने इनर्शिया पढ़ लिया और मोमेंटम पढ़ लिया तो हम लोग क्लोज आ गए एक टॉपिक के बहुत इंपॉर्टेंट, विच इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को इनर्शिया लॉ भी कहा जाता है, ठीक है, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। ये क्या कहता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, कोई बताएगा मुझे साधारण भाषा में? वही सर। जो इनर्शिया था, है ना, कि अगर कोई Yes. बॉडी अगर मोस्ट में तो वो रेस्ट पे नहीं रहना रहेगी। चाहेगा। अगर कोई बॉडी मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में, तो वो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा कब तक, जब तक कोई बाहरी बल ना लगे। यस, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हम ना करें उसको रोकने के लिए या फिर उसको चलाने के लिए, तब तक वो ऑब्जेक्ट अपना स्टेट चेंज नहीं करेगा। दैट इज एज सिंपल एज दैट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ये हमें क्या बताता है, इनर्शिया के बारे में बताता है। तो ये हो गया, इफ नो नेट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी देन द वेलोसिटी ऑफ बॉडी कैन नॉट चेंज, दैट इज बॉडी कैन नॉट एक्सेलरेट। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है ना तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा, उस पर कोई फोर्स अगर नहीं लगे तो वो एक्सेलरेट हो ही नहीं सकता, ठीक है। इनर्शिया को ही एक्सप्लेन करता है, और इनर्शिया 3 टाइप के होते हैं। एक होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, एक होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, एंड थर्ड इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। पहला और दूसरा आप लोगों को पता है रेस्ट और मोशन के बारे में, डायरेक्शन भी हम समझेंगे। चलो एक सिंपल सा देख लेते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहेगा, मोशन में नहीं आना चाहेगा, सिंपल सा बात है। इसका एक एग्जांपल क्या ले सकते हैं, अ पर्सन हु इज स्टैंडिंग फ्रीली इन बस थ्रो बैकवर्ड व्हेन द बस इज सडनली स्टार्टेड। ये हमने अभी देखा था ना, एग्जांपल सुना था, ये रियल लाइफ में होता है। दूसरा जो मैंने आप लोगों को बताया कि डस्ट पार्टिकल इन डर, डर मतलब क्या होता है हमारा, वो कारपेट वगैरह होता है ना, उसको डर कहते हैं। कारपेट से अगर डस्ट निकालना हो तो उसको बीटन किया जाता है, स्टिक से पीटा जाता है बहुत। पीटने से क्या होता है, उसके डस्ट पार्टिकल अपने जगह पे रह जाते हैं और हमारा कारपेट आगे पीछे हो जाता है, उससे वो डस्ट पार्टिकल गिर जाते हैं। तीसरा एग्जांपल यहां देख सकते हो, अगर एक कांच का जंगला है, कांच है, उस पर अगर क्रिकेट का बॉल मारो तो पूरा कांच टूट जाता है, लेकिन अगर एक बुलेट फायर हो तो बुलेट उसको एक छोटा सा छेद बनाकर पार हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू इनर्शिया। इनर्शिया के वजह से बाकी के पूरे ग्लास में इफेक्ट नहीं होता है और छोटा सा होल बनाकर बुलेट निकल जाता है। क्लियर? ये फिगर क्या है जरा इसको मैं बता दूं, इधर वाला राइट हैंड साइड। यहां पर सपोज करो एक रस्सी से एक मास झूला हुआ है, ये हेवी मास है, सपोज दिस मास ऑफ 10 kg, और फिर इस मास से नीचे एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग मतलब नॉर्मल वायर है और रस्सी है। अगर इस रस्सी को हम हिलाएंगे जोर से, ठीक है, बस ऐसे हाथ से हिला दिया हल्का सा, तो यहां से ये पूरा रस्सी ऐसे हिल जाएगा लाइक दिस। क्या ऊपर वाला जो रस्सी है ये हिलेगा? यस और नो? नहीं सर। नहीं हिलेगा, ये रस्सी नीचे का ही जो है सेक करेगा, लेकिन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट ऑफ दिस बॉडी, ये ऊपर इस फोर्स को ट्रांसमिट नहीं होने देगा और वो मूव नहीं करेगा, ऊपर भी कुछ मूव नहीं। सो दिस इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सिंपल। इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जांपल कहां देखा होगा आपने? इसमें से कोई बंदा ऐसा है क्या जो चलते हुए ट्रेन से उतरा हो, हल्का फुल्का चलते हुए ट्रेन से, ऐसे नहीं, इतने जोर से नहीं, तो नहीं सर। कि हल्का सा भी अगर ट्रेन चल रहा हो या बस चल रहा हो, अगर आप उतरना चाहो तो आप उतरने के साथ दौड़ना पड़ता है, वरना आप गिर। यस। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप ट्रेन से, चलते हुए ट्रेन या बस से उतर रहे हो तो आपका बॉडी अभी भी मोशन में है ट्रेन की तरह। तो अगर सडनली उतर के अपने पैर को रोक लिया तो आप, इनर्शिया आपको क्या करेगा, इनर्शिया ऑफ मोशन आपको आगे लेकर जाएगा, है ना। अ पर्सन जंपिंग आउट ऑफ मूविंग ट्रेन मे फॉल फॉरवर्ड। तो इस, अगर गिरने से बचना है तो हमें क्या करना होगा,
ट्रेन जिस स्पीड से जा रही है उसी स्पीड से हमें दौड़ते हुए उतरना होगा और धीरे धीरे रुकना होगा। बट डोंट ट्राई दिस। ऐसा नहीं कि कल जाके एक्सपेरिमेंट करोगे, नहीं, हमें इनर्शिया ऑफ मोशन का एक्सपेरिमेंट करना, स्टेशन पहुंच जाओगे, कोई ऐसा नहीं करेगा। कोड बनाएंगे। ओके। इसके अलावा हम लोग बहुत जगह देखे हैं कि लॉन्ग जंप, एथलीट जो लॉन्ग जंप ले रहा है, अभी कॉमनवेल्थ गेम चल रहा है, तो देखे होगे लॉन्ग जंप लेने से पहले या तुम लोग स्कूल में भी बहुत तेजी से दौड़ कर जाया जाता है। जितना तेजी से दौड़ोगे उतना ही लॉन्ग जंप ले पाओगे। द रीजन इज इनर्शिया ऑफ मोशन। जितनी तेजी से आप दौड़ के जाओगे उतना ही आपके अंदर मोशन कंटेंट होगा, उतने ही दूर आप जाकर गिरोगे। सो लॉन्ग जंप से पहले भी रनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। थर्ड वन इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इसका एग्जांपल देखो क्या है। पहला वाला फिगर देखो, फिगर 1। फिगर 1 में देख रहे हो कि एक बॉल जो है, ये एक स्टोन जो है एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। अचानक अगर ये स्टोन टूट जाता है तो ये किस डायरेक्शन में पास होता है? दिख रहा है आप लोगों को? किस डायरेक्शन में पास हो रहा है? वो कौन सा डायरेक्शन है? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। जिस डायरेक्शन में हमारा वेलोसिटी है ना, ये वेलोसिटी, और हम लोग कह सकते हैं टेंजेंट एट दैट पॉइंट, उसी डायरेक्शन में ये चला जाता है। ऐसा क्यों नहीं होता कि ये जब बॉल टूटता है या ये स्टोन टूटता है तो ये सर्कुलर पाथ में घूमते रहता है, टूटने के बाद भी सर्कुलर पाथ में नहीं टूटता है, ये अपना डायरेक्शन मेंटेन रखता है। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अपना डायरेक्शन भी बॉडी चेंज खुद ब खुद नहीं करेगा, उसका कोई डायरेक्शन में चेंज नहीं आता है अनटिल एंड अनलेस आप उसको फोर्सफुली घुमाओ। फिगर 2 आप देख सकते हो। फिगर 2 में क्या हो रहा है? एक ड्राइवर है अंकिता जैसा। अंकिता सपोज अचानक से बस चलाने लगी और इसमें लोग बैठे हुए हैं और अचानक से फुल स्पीड में उन्होंने गाड़ी मोड़ दिया, तो अंदर के बैठे वाले लोगों का ये हाल होगा। अचानक से उड़ के गाड़ी का जो पहले वाला डायरेक्शन था उसी में वो लोग मूव कर जाएंगे, क्योंकि वो लोग अपने आप अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करते। यही होता है जब कोई गाड़ी चलाते चलाते अचानक से अगर सर्कल में मोड़ लेता है तो उसका बॉडी आउटवर्ड, देखना बाहर की तरफ, आपका बॉडी बस से बाहर की तरफ निकलने लगेगा। होता है ये सारी? यस और नो? Yes, sir. Yes, So sir. this is all about inertia, this is all about momentum, and this is all about Newton's first law. Any questions so far? Yes, sir. बोलो। सर वो बैकलेस स्लाइड में जो आप फिगर 1 दिखाए थे, बट वो तो सर जब ये रस्सी टूट रही है तो वो बॉल तो सर वेलोसिटी के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वो तो वेलोसिटी के कारण हुआ ना, तो इसमें इनर्शिया कहाँ से आ गया? ऑब्जेक्ट अपना डायरेक्शन नहीं छोड़ रहा है, ठीक है? ये जब सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो हर पॉइंट पे, आप कहीं पे भी इसका पॉइंट ले लो तो इसका किसी भी पॉइंट पे इसका डायरेक्शन क्या है? इस ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन क्या होता है? इस ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन यहाँ ऐसे है, यहाँ ऐसे है, यहाँ ऐसे है ना? हर एक पॉइंट पे इसका टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो अगर टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस कोई भी डायरेक्शन, किसी उसके ऊपर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे ना उसके पाथ पे, वही उसका डायरेक्शन है उस बॉडी का। अचानक अगर ये बॉडी यहाँ से टूट गया, मतलब इसको इनवर्ड जो फोर्स काम कर रहा था, सेंट्रीपिटल फोर्स, आपको याद होगा मैंने लास्ट क्लास पढ़ाया, ये सेंट्रीपिटल फोर्स अगर नहीं मिला इसको अंदर खींचने वाला, तो ये अपना पाथ जो था उसको ही फॉलो करके आगे बढ़ गया। मतलब इस ऑब्जेक्ट ने अपना डायरेक्शन चेंज नहीं किया। यही हुआ ना, अपना डायरेक्शन चेंज नहीं किया। जो उसका पाथ का डायरेक्शन था, जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है, वही तो मोशन का डायरेक्शन होता है ना। भूल गए वो लोग क्या? जो मोशन का डायरेक्शन होगा वही वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। ओके, दोनों सेम होते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट अपना डायरेक्शन नहीं छोड़ रहा है, इसीलिए टेंजेंशियल निकल जा रहा है। इसीलिए हमने इसको कहा कि ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से होता है। क्लियर? हर रोज हर सेकंड तुम्हारे लाइफ में कुछ ना कुछ न्यूटन के लॉ से होता है, इसीलिए न्यूटन बाबा फेमस है। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं जो 3 साल पूछा गया है
क्या इतनी खास बात है इसमें? When a bus suddenly take a turn, the passengers are thrown outward because of what? Inertia of motion, acceleration of motion, speed of motion, or both? सर ऑप्शन ए। सर ए, सर ए। तो देख लो, 2-3 साल पूछा गया इतना आसान सा क्वेश्चन। करेक्ट। Go for another one. A person sitting in an open car, moving at constant velocity, throws a ball vertically up into air. The ball fall outside the car. सर ऑप्शन डी, एग्जैक्टली द हैंड। In the car ahead of the person, in the car to the side of person, exactly in the hand which threw it up. Yes. Anyone? ऑप्शन डी। Option D, अभिजीत ने कहा। Anyone else? सर ए, सर ऑप्शन ए। नो सर, ये प्रैक्टिकल हुआ भी है सर। देखो, ये कार है और इसमें ओपन कार में मैं बैठा हुआ हूँ। मैंने गाड़ी चल रहा है मेरा विथ 60 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से और 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, वटेवर इट में भी। मैंने बॉल को अपवर्ड छोड़ा, तो क्या ऐसा होगा कि मेरा गाड़ी आगे चला जाएगा और ये पीछे गिर जाएगा? एक मिनट, जस्ट अ मिनट, वेट फॉर अ मिनट। Yes, sorry. So if we throw the ball upward, ठीक है, तो ये क्या, मेरा गाड़ी क्या आगे निकल जाएगा और मैं बॉल मेरे पीछे गिर जाएगा? ऐसा सोच रहे हो कोई? नो सर, कौन ऐसा सोच वो रहा है? वेलोसिटी बॉल में भी आएगा। इतने लोग ट्रेन में ट्रेवल करते हो, ट्रेन में ट्रेवल करते वक्त अगर ट्रेन में तुम लोग जा रहे हो, तुम्हारा ट्रेन का स्पीड है, राजधानी में बैठे हो 120 किलोमीटर पर आवर का स्पीड, और राजधानी में अगर मैं बॉल ऊपर फेंक रहा हूं तो बॉल मेरे हाथ में नहीं आके क्या ट्रेन से बाहर गिर जाता है? ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि जितना मोमेंटम, जितना इनर्शिया मेरा है, उतना ही इस बॉल का भी है। तो जब इस बॉल को मैं अपवर्ड थ्रो करूंगा तो दोनों का सेम मोमेंटम होने की वजह से ये बॉल ये ठीक ऊपर जाएगा और ठीक वापस मेरे हाथ में ही गिरेगा, आगे पीछे नहीं गिरेगा। सर मेरे में तो सर मोमेंटम आया ट्रेन के स्पीड के वजह से, बट ये बॉल में मोमेंटम कहाँ से आ गया? बॉल तुम्हारे हाथ में ही है ना, बॉल ट्रेन में ही है ना, या ट्रेन से बाहर है? हाँ, ट्रेन के अंदर जितना चीज है उसमें भी सेम मोमेंटम होगा। ओके। बॉल भी तुम्हारे पास है, तुम लोग दोनों ट्रेन में बैठे हो, ऐसा नहीं कि बॉल बाहर से घूम के आ गया तुम्हारे पास। क्लियर ना? अगर ऑब्जेक्ट दोनों का सेम मोमेंटम हो तो वापस उसी के हाथ में गिरेगा। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बार घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। सो याद रखना, दोनों का सेम मोमेंटम था, सेम इनर्शिया था, सो वो वापस उसी पर्सन के हाथ पे गिरेगा, बाहर नहीं जाएगा। क्लियर? फर्स्ट लॉ सबको समझ में आ गया ना? यस सर। सेकेंड लॉ किसी को याद है? कोई बताओ मुझे अपनी भाषा में, फिर मैं बताता हूँ क्या है सेकेंड। नहीं याद है किसी को? नो सर, फर्स्ट और थर्ड मतलब आसान वाला पढ़ लेते हो लोग। अच्छा, सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ हमारा क्या कहता है? जस्ट मोशन का डेफिनेशन था, इनर्शिया का डेफिनेशन। सेकेंड लॉ जो है वो ये, इसको लॉ ऑफ फोर्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमें एक्चुअली में बताता है कि हमें कितना फोर्स अप्लाई करना होगा किसी बॉडी का, किसी बॉडी के मोमेंटम को कॉम्पनसेट करने के। मतलब वो स्पाइडरमैन वाला वीडियो, स्पाइडरमैन को कितना ताकत लगाना होगा ट्रेन को रोकने के लिए, या इस लड़की को नीचे, अंकिता देखो, इस लड़की को कितना फोर्स लगाना पड़ेगा इस चलते हुए साइकिल को रोकने के लिए। दैट विल बी एक्सप्लेन बाय न्यूटन सेकेंड लॉ। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि हमें
जो फोर्स लगाना पड़ता है किसी बॉडी को मोशन में लाने के लिए या फिर रोकने के लिए, एक्सटर्नल जो फोर्स लगाना पड़ता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। देखो मैंने वही लिखा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी is directly proportional to the external force applied on the body, and this change take place always in the direction of the applied force। समझ में आया? अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर मान लो रेस्ट पे था, मैंने इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया, एज ए रिजल्ट इसमें वेलोसिटी आ जाएगा, है कि नहीं? ये वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहेगा क्योंकि मैं फोर्स लगा रहा हूं इसके ऊपर, और वेलोसिटी चेंज होगा तो इसमें क्या होगा? एक्सेलरेशन आ जाएगा, इसका मोमेंटम में चेंज होने लगेगा। सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स। क्लियर? फोर्स हमने बाहर से लगाया इसलिए एक्सटर्नल बोल रहे हैं, नॉर्मली फोर्स बोल सकते हैं। तो मैं सिंपली बोल सकता हूं रेट ऑफ चेंज कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं? रेट ऑफ चेंज को बहुत बार पढ़ाया मैंने, डेल्टा से डिनोट करते हैं हम लोग, करेक्ट? यस। डेल्टा P बाई डेल्टा T, मोमेंटम को P से रिप्रेजेंट करते थे ना, और टाइम को। यस। और हम लोग प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या होता है? कांस्टेंट आता है। मान लो यहाँ कांस्टेंट है K, यहाँ K जो है ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का वैल्यू 1 होता है, एक्सपेरिमेंट करके ये देखा गया है, इस K का वैल्यू 1 आता है, इसलिए K को लिखने की जरूरत नहीं है, हम सिंपली इसे dp बाई dt लिख सकते हैं। अब हमें क्या पता है, अभी अभी हमने देखा था कुछ स्लाइड पहले, दैट मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, तो हम P की जगह mv बिठा सकते हैं। सो डेल्टा P की जगह mv बिठा दो बाई डेल्टा टी कर दो। मास तो एक कांस्टेंट चीज है, किसी चीज का मास तो चेंज नहीं हो सकता, चेंज उसका वेलोसिटी होता है। ऐसा थोड़ी है इस ऑब्जेक्ट पे मैंने फोर्स लगाया तो इसका मास बदल जाएगा, क्या बदलेगा? इसका वेलोसिटी बदल, मास बाहर निकाल लो। चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। व्हाट डू यू मीन बाय चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम? एक्सीलरेशन। एक्सेलरेशन कहते हैं, करेक्ट। दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। सो फाइनली हमारा एक फाइनल F is equal to ma। F is equal to ma। here, this is called definition of force। तो हमें सेकेंड लॉ से फोर्स का डेफिनेशन मिलता है। यस। वेक्टर फॉर्म मुझे बताओ जरा, इसका वेक्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे? एनीवन? बरखा बताओ, सर F बरखा बताओ इसका वेक्टर फॉर्म क्या है? एनीवन? सर F वेक्टर m a वेक्टर। Correct. F is a vector quantity, mass is a scalar quantity, acceleration is a vector quantity. So F is equal to ma। ठीक है, बुक में देखना अगर डेल्टा की जगह dp by dt लिखा है डिफरेंशिएशन के फॉर्म में तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है? मैं इसको मैं एक स्लाइड के, सर मॉड मतलब मैग्नीट्यूड होता है ना? हाँ, मॉड का मतलब मैग्नीट्यूड होता है। ओके सर। ठीक है, सो फोर्स एक हमारा क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी का हमें मैग्नीट्यूड मिल गया, इसका डायरेक्शन किधर होगा? फोर्स का, फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? एक्सीलरेशन की तरफ। एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में होता है। चलिए इसके बारे में डिटेल में हम लोग बहुत पढ़ेंगे फोर्स के बारे में, फिलहाल बस इतना सा नॉलेज रहने दो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। वी हैव 3 minutes लेफ्ट इन दिस लेक्चर, देन मैं स्लाइड लेक्चर का नोट्स मैं फिर से भेजूंगा लिंक। चलो एक क्वेश्चन है, ट्रेन इज मूविंग विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, ऑन दिस dust is falling at the rate of 50 kg per minute. The extra force required to move this train
with constant velocity will be? Now this is a good question. सर क्वेश्चन समझ नहीं आया. A train is moving with velocity 20 meter per second. On this, dust is falling at the rate of 50 kg per minute. इसके ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं? इसका मतलब ट्रेन का मास कांस्टेंट नहीं है. एक ट्रेन है जो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही थी. मालगाड़ी है, देखे वो लोग मालगाड़ी, ये मालगाड़ी का इंजन है और ये मालगाड़ी है. ये कांस्टेंट स्पीड से चल रही थी. इसका वेलोसिटी था 20 मीटर पर सेकेंड. इसके ऊपर डस्ट के जगह यहाँ पर कुछ और होना चाहिए, जो भी हो चलो. इसके ऊपर कुछ मास गिर रहा है. सिंपली समझो इसका मास हर वक्त बढ़ते रह रहा है. इसके ऊपर मास बढ़ते रह रहा है. किस रेट से बढ़ रहा है? 50 kg करके हर मिनट बढ़ रहा है इसका मास. अगर हमें इसका वेलोसिटी को कांस्टेंट रखना हो तो हमें कितना एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना हो? तो इस क्वेश्चन को करने से पहले एक छोटा सा चीज पहले ध्यान रख लो दिमाग में. मैं पहले बता दूं फिर करना सॉल्व. अभी हमने क्या देखा? फोर्स इज इक्वल टू dp बाई dt. ये देखा हमने. इसको करते वक्त ये याद रखना कि p इज इक्वल टू क्या होता है? mv होता है. मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी. अगर मास वेरिएबल होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, तो वेलोसिटी बाहर आ जाएगा. dmv बाई dt. इस प्रॉब्लम में मास मेरा वेरिएबल है और वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी बाहर आ जाएगा. ये हो जाएगा dm बाई dt. क्लियर? एंड हियर वैल्यूज पुट करो और इसका आंसर मुझे बताओ. डू इट. I'll send you link for another lecture within a minute. इसको सॉल्व करके आंसर निकाल के रखो लो. टेक अ स्क्रीनशॉट.